सो ये टॉपिक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। तो इसका पहला चार्ट कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। सबसे पहला उसमें पॉइंट आता है ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब होता है, इसका मतलब होता है एस्टिमेशन से, कि मतलब मैनेजमेंट का बहुत सारा इंटरवेंशन है एस्टिमेशन के लिए। अब एस्टिमेशन का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ पीपल होते हैं जो कि खुद बनाते हैं एस्टिमेशन। उनका काम होता है एस्टिमेशन करना। अब मैनेजमेंट इंटरफेयर करती है इन द एस्टिमेशन प्रोसेस। अगर मैनेजमेंट का काम ही नहीं है जब एस्टिमेट करना, तो फिर वो क्यों इंटरफेयर करेगी? तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? मैनेजमेंट बायस्ड है, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ बायसनेस करना चाहती है। मैनेजमेंट दिखाना चाह रही है कि हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नंबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, या फिर ये हो गया। और मतलब कि इन दो कारणों की वजह से अपन क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर रिस्क है, कुछ ना कुछ रिस्क है, मटेरियल स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो ये ऐसा नॉन रूटीन हो गया। नॉन रूटीन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन ने ऐसा पढ़ा ना, सेट ऑफ पीपल होते हैं जो कि एस्टिमेशन करते हैं, पर अब मैनेजमेंट एस्टिमेशन कर रही है, तो एक नॉन रूटीन टाइप का हो गया, ट्रांजैक्शन भले ही ना हो। बाकी फिर सेकंड पॉइंट है ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है कि भैया जहाँ पे ना इंसान ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे गलतियों के चांसेस ओबियसली थोड़े हाई हो सकते हैं। अब कितना ही परफेक्शनिस्ट इंसान हो, वो थोड़ी गलती कर सकता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा ROMM ज़्यादा होगा। अब ये वाला पॉइंट को ऐसे मत पढ़, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसे ऐसे पढ़, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी हो सकती है एंड कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। ऐसा ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ नहीं आएगा सिर्फ, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ भी आएगा एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ भी आएगा। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हो गया पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अब भैया जब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो आप उस ट्रांजैक्शन में। सिंपल सी बात है यार, ज़रूरी थोड़ी है। और दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मान लो कोई टाइप की ट्रांजैक्शन है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्नड है, और आप पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बिजनेस में यूजली इतना एप्लीकेबल या रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आपको उससे भी डील करना पड़ेगा। कि मतलब कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप डील करोगे, तो क्या पता आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, तो वो एक वो बन जाता है एरिया जहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकती है। और तीसरा लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि भैया आप अपने बिजनेस की इनहेरेंट रिस्क को देख के आप अपने बिजनेस में कंट्रोल्स लगाते हो। अब आपने इनहेरेंट रिस्क क्या कर, इनहेरेंट रिस्क आपको कहाँ से पता चलती है? आपके नेचर से, नेचर ऑफ वर्क, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, कैसी सर्विसेज बेच रहे हो, उस हिसाब से आप IC लगाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में चले आओगे तो फिर आपके IC सारे यूजलेस हो जाएंगे। और रही बात जिनके लिए आपने IC लगाया ही नहीं है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ना मतलब। और यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप, ठीक है। बाद अब इन दोनों पॉइंट्स की, तो इसका ये है, ये दोनों पॉइंट ये कह रहे हैं कि भैया सिंपल सी बात ये है कि चुपचाप इतना याद रखो, अगर आपने एस्टीमेट बना रहे हो, जजमेंटल मैटर्स मतलब आप जजमेंट दे रहे हो, जजमेंट अबाउट द फ्यूचर आप 1-1.5 साल की बात कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है, इसमें आप लगाओगे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। क्योंकि आपके पास एक्चुअल डेटा तो है नहीं, एस्टीमेट लगाओगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली चीज़, ये सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है यार। सब लोगों की इंटरप्रिटेशन एक जैसे नहीं होती, सबके ओपिनियन एक जैसा नहीं होते, ये सब्जेक्टिव होते हैं। और मतलब ये दोनों पॉइंट का मैं एक क्रक्स ही बता रहा हूँ, अब ऐसे ही याद करना है कि दोनों, सबकी जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सब लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं। और प्लस इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पॉइंट क्या है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का, कि ये कि हमारे पास एक डिफाइंड फार्मूला नहीं है ना, कि हमारे पास मान लो आज की प्राइस है, तो हमने प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस फार्मूला लगा के कि 10 साल बाद की प्राइस क्या होगी या 2 साल बाद की प्राइस होगी। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। तो बस यही कह रहा है कि हम लोग का इंटरप्रिटेशंस, जजमेंट्स, ओपिनियंस लेने पड़ेंगे, और उसमें बहुत सारी अजम्पशन लगाने पड़ेगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है फेयर वैल्यू ऑफ एनी समथिंग।